शिमला से भड़की मस्जिद विवाद की चिंगारी ने कब पूरे हिमाचल को अपनी चपेट में ले लिया, इसका पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते मस्जिद विवाद का ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय भी बन गया है। सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा अवैध निर्माण से ज्यादा अब समुदाय विशेष का बन चुका है? क्या इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्या ये मुद्दा आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए और परेशानियां बढ़ सकता है? इन तमाम सवालों पर चर्चा जरूरी है और अवैध मस्जिद के मसले पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज जैसा कि आपको पता है कि मस्जिद विवाद को लेकर काफी ज्यादा स्थिति हिमाचल प्रदेश में गर्मा चुकी है। सबसे पहले सवाल मेरा यही रहने वाला है कि ये शुरुआत जो हुई थी ये शिमला के संजौली से हुई थी। तो जिस समय संजौली में प्रदर्शन किए जा रहे थे, क्या उस समय आप वहां पर मौजूद थे? मुद्दा संजौली से शुरू हुआ और ये मुद्दा लड़ाई से मारपीट से शुरू हुआ और जिस मारपीट से शुरू हुआ वो मुद्दा ही गायब है। मतलब आज आप प्रदेश का सिनेरियो देखो तो जिस व्यक्ति की मारपीट से मुद्दा शुरू हुआ यशपाल, तो जिसको 14 टांके आए, उसको न्याय दिलाने की भी साथ में जहां पर बातचीत होनी चाहिए वो मुद्दा आज इस पूरे के पूरे सिनेरियो से गायब है। और जिस समय पर ये सबसे पहला प्रोटेस्ट 2 तारीख को हुआ जिससे पूरे प्रदेश में चिंगारी भड़की, 3 तारीख को देवभूमि क्षेत्रीय संगठन ने मतलब हमारे संगठन ने कॉल दिया पूरे प्रदेश को कि हम 5 तारीख को शिमला कूच करेंगे। 4 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बुलाया, बातचीत हुई, चर्चा हुई लगभग 40-45 मिनट और सभी लोगों के साथ। और उसके बाद इसके ऊपर निर्णय लिया गया कि सदन के अंदर इस बात को पूरी बेबाकी के साथ इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। चर्चा हुई, चर्चा के बाद अनिरुद्ध सिंह राणा जो पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को बड़ी बेबाकी के साथ पूरे प्रदेश के अंदर रखा। 14 साल से संजौली मैटर चला था, किसी ने इस बारे में बात नहीं की आज तक। और पहले भी जिस तरीके से कई नेताओं का नाम आया कि कौन सपोर्टिंग में रहे हैं, किसने क्या दिया है, किसने क्या नहीं दिया, वो लोग भी साफ मुकर के कि हमारे ध्यान में मामला नहीं था, दे दिया अपनी तरफ से जो देना था, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर बात नहीं की किसी ने। कागज 14 साल में किसी ने, सरकार ने अपना दावा पेश नहीं किया कि ये जगह हमारी है। जो काम 14 सालों में नहीं हुआ वो काम 2 दिन में हुआ। 5 तारीख को मेरी कॉल थी चौड़ा मैदान के पहले संजौली के लिए। फिर जब मुख्यमंत्री साहब से बात हुई तो उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए और सीधे तौर पे कहा कि जो लोग पूरे हिमाचल से आ रहे हैं उनको विधानसभा के बाहर बुलाया जाए ताकि हम व्यक्तिगत तौर पे हमारी सरकार उन लोगों से बात कर सके और उन लोगों से मिल सके। तो हमने स्थान को स्थानांतरित करके हमने चौड़ा मैदान किया और आपने शायद देखा होगा, आपके मीडिया ने भी दिखाया कि अनिरुद्ध सिंह राणा जी जहां पर हम चौड़ा मैदान में जहां हमारी कॉल थी वहां पर आए और उन्होंने पूरे प्रदेश के समक्ष अपनी बातचीत रखी। जो बात सदन के अंदर हुई वो बात सदन के बाहर। उसके बाद हमने जो लेटर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारे संगठन से लिया कि आप मुझे लिखित में दो। आज अंकिता जी आप देखेंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं या अनिरुद्ध सिंह राणा जी एज ए मंत्री जो स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया वो पूरा का पूरा एज इट इज वो है जो हमारे संगठन के माध्यम से मांगे ली गई। आज चाहे इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आज कानून बनाने की बात की जा रही है, चाहे प्रवासी हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है बड़ा स्ट्रिक्टली जो करने के आदेश दिए गए, वो पूरा का पूरा लेटर में सारा सब कुछ वो है, उसके ऊपर काम लगातार प्रदेश की सरकार के। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार ने इतना सीरियसली एक्शन लिया हो और पूरी तरीके से हम लोग वहां पर भी थे। उसके बाद मंडी हमें बुलाया, हम मंडी भी थे जी। अब देखिए, एक वीडियो मैं आपको जरूर स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी और मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब ये लाठी चार्ज किया जा रहा था इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। क्या उस समय आप वहां पर मौजूद थे? नहीं अंकिता जी, इस समय पर ये क्योंकि ये 11 तारीख का ये था, लेकिन मैं 11 तारीख को मैं संजौली गया था, लेकिन मुझे टॉलैंड में पुलिस ने रोक दिया था और उसके बाद वन विहार में, तो वन विहार से मुझे पुलिस ने आगे नहीं जाने
दिया था, तो ये वीडियो तो संजौली का है, तो वहीं पर सारे के जी। सारे एसएचओज वगैरह, आईजी साहब वगैरह सारे वहीं थे। तो उससे आगे क्योंकि हमारे संगठन का ऐसा था कि अगर हमारा संगठन कहीं इन्वॉल्व होता या हमारा नाम आता, तो पुलिस को भी ये अंदेशा था कि इनके होने से शायद माहौल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो और या रुमित सिंह ठाकुर के वहां पर रहने से माहौल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो हमें जहां पर पुलिस वालों ने रोका था, तो हम वहां पर रुक गए थे और हमने भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे हमारे संगठन के माध्यम से, तो हमने इस चीज का पूरा ख्याल रखा था। लेकिन जो आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो मेरे पास भी आया था और मैंने भी इसको पोस्ट किया था अपने फेसबुक आईडी से, और हमने भी पुलिस डिपार्टमेंट से मांग की कि इन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अंकिता जी, होता है ऐसा है कि जब भी कोई आंदोलन होता है, उस आंदोलन को खराब करने के लिए कुछ शरारती तत्व ऐसे बीच में होते हैं जो वहां का माहौल बिगाड़ते हैं। हम तो भुगतभोगी हैं, हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है, तभी हम लोग इन चीजों से बड़ा अलर्ट मोड पे हम लोग रहते हैं। अब देखिए, इन लोगों ने पत्थर चलाए, लेकिन लाठियां किन के ऊपर बरसी? महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जो वहां पर इनोसेंट लोग थे उनके ऊपर किया इन्होंने, भुगता बेचारों ने उन्होंने। जी। ठीक है, तो ऐसे तो ये लोग होते हैं जो हर आंदोलन का माहौल बिगाड़ते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं। तो आपको रोमित जी ऐसा नहीं लगता है कि करने कुछ और निकले थे लेकिन हो कुछ और ही रहा है? लॉ एंड ऑर्डर को जो है बहुत उसकी स्थिति जो है खराब होती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन ये लाठी चार्ज करना, वाटर कैनन से पानी का छिड़काव करना, पथराव करना, ये स्थिति कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में कभी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है, ये हिमाचल के लिए भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत शर्म की बात है कि ऐसा कभी हिमाचल में देखने को नहीं मिला था। नहीं अंकिता जी, देखिए जितने भी आंदोलन हुए हैं, अब अगर इसकी बात आए, या तो कोई और मतलब कोई पार्टी, विशेष पार्टी वाले या विशेष कोई संगठन वाले बोले कि नहीं जी ऐसा कभी नहीं हुआ। हम तो भुगतभोगी हैं, और बहुत बड़े भुगतभोगी हैं कि जब हमने धर्मशाला किया था 10 दिसंबर, जी। या हमने शिमला भी किए, तो 3-3 दिन पहले हमारे लोगों के घर के ऊपर पुलिस बैठ जाती थी। उनको पुलिस अपने वो नजर बंद कर देती थी। ठीक है, और जगह जगह हमारे लोगों को घर घर में जाकर उनके गांव से बाहर तक निकलने के लिए गाड़ियां लगा दी जाती थी, लाठी चार्ज किए जाते थे, सैकड़ों मुकदमे हमारे ऊपर किए। और जब 16 मार्च को हम गए, तो 16 मार्च को जो माहौल हमारे साथ वहां पर किया गया सरकार के आदेशों के ऊपर, हमारी महिलाओं को गाड़ियों से निकाल निकाल के मारा गया, हमारे लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। ये तो जो है, ये तो करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। जो लोग अभी बोल रहे हैं कि हाँ जी अब ऐसा हुआ, तो मैं उन लोगों से भी बोलना चाहता हूं कि जब आपके लोग थे, तब आप लोगों ने, जब सबके साथ कोई भी गया, पूर्व की सरकारों में कोई भी गया, सबके ऊपर लाठियां बरसी, सबके ऊपर वाटर कैनन चले, सबके ऊपर मुकदमे बनाए गए, तब ये चुप हो जाते हैं। तब इनको लगता है कि हमसे बड़ा साधु, हमसे बड़ा संत कोई नहीं है। ठीक है, तो वही बात आती है कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। लेकिन जो लोग आज ये बोल रहे हैं कि देखिए हम तो व्यक्तिगत तौर पे हम तो सत्य का साथ देते हैं, सही का साथ देते हैं, सही का साथ भी छाती ठोक कर देते हैं और गलत का विरोध भी हम छाती ठोक के करते हैं। तो आज जो सही हो रहा है, और सही ये हो रहा है कि आज जिस व्यक्ति ने आवाज उठाई उसका नाम गायब है। जिस व्यक्ति ने, जी। जो आज लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मेरा ये सवाल भी है अंकिता जी कि जिस व्यक्ति ने सदन के अंदर 14 सालों में पहली बार आवाज उठाई, उसका ये सभी के सभी संगठन वाले या प्रदर्शन करने वाले उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? मेरा ये सवाल कि ऐसा तो नहीं किसी साजिश के तहत काम कर रहे हो, या ऐसा तो नहीं है कि किसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, कि जैसे पहले भी ये प्रदेश पहले भी कलंकित हो चुका है। अब हमने पहली बार, जैसे अभी लोग बोल रहे हैं ना, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं भी एक राजनीतिक पार्टी चलाता हूँ, और राजनीतिक जी। पार्टी का मैं संस्थापक हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ। मैं उसके अनुसार भी मैं ये बात रखना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश को राजनीतिक तौर पर कलंकित करने का काम कभी नहीं किया गया आज तक। लेकिन जो ये कलंकित करने का काम अभी पहले हुआ, जब सरकारें गिराने की कोशिश की गई, हमने सुना कि लोटस, ये जो आप क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेशन लोटस पार्ट 1 चला है, तो कहीं अब ऐसा जी। तो नहीं है कि ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 चल पड़ा हो, मुद्दा हिंदुत्व हो, सनातन की भावनाओं के साथ खेला जा रहा हो। ठीक है, ये इन चीजों को ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। इसके ऊपर मंथन होना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर कि सरकार, देखिए जब भी कोई आंदोलन होता है तो सबसे बड़ा दबाव होता है सरकार के ऊपर कि सरकार अपने मुंह से बोले।
यहाँ पर प्रदर्शनकारी आ रहे हैं और प्रदर्शनकारी ये बोल रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी अपने मुंह से बोले। अरे प्रशासनिक अधिकारी बड़ा है कि सरकार बड़ी है अंकिता जी? सरकार बड़ी है। प्रशासन एक डीसी महोदय का ओहदा बड़ा है कि एक मंत्री का ओहदा बड़ा है, ठीक है, या एक एसपी साहब का ओहदा बड़ा है कि एक मुख्यमंत्री साहब का ओहदा बड़ा है। जब ये जो बड़े ओहदे वाले जो लोग हैं, जिनके माध्यम से सब कुछ होना है, जो सब कुछ बोल चुके, कर चुके, मेरा ये सवाल है कि उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? और अगर बात सनातन की है तो उस व्यक्ति को अकेला क्यों छोड़ा जा रहा है, जिस व्यक्ति ने 14 सालों में पहली बार बात की हो? सरकार ने तो कभी दावा पेश नहीं किया कि संजौली मस्जिद की जमीन भाई हमारी है। पहली बार 2 दिन में हुआ कि संजौली की जो मस्जिद की जो जमीन है, और मैं अकेला बंदा हूं पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसने 1945 और 1946 की जमाबंदी हमने लोगों के सामने प्रस्तुत करी। 1945-46 की जमाबंदी उर्दू में, ठीक है, जिसमें उसके संजौली मस्जिद के जो मालिकाना हक है वो है राणा बहादुर सिंह कोटी रियासत, ठीक है। 2017 की जमाबंदी पेश की, उसमें मालिकाना हक है हिमाचल प्रदेश सरकार, और उसके ऊपर जो कब्जाधारी है वो अहले मुस्लिम, मतलब मुस्लिम धर्म, ठीक है। तो किसी ने ये टेक्निकल बातों के ऊपर तो कोई बात कर ही नहीं रहा है कि भाई हटेगी तो हटेगी कैसे, ठीक है। हमने राम मंदिर का जो हमने वहां पर मंदिर बनाया तो सालों केस हमने लड़ा, तब हम जीते, तब आज हमने मंदिर का निर्माण वहां पर किया। आज मथुरा की बात आए तो वहां पर हमारे बांके बिहारी जी का मंदिर है, आज हम वो भी केस लड़ रहे हैं। मुगलों के बाद भारत का देश आजाद होने के बावजूद भी अंकिता जी हमारे मंदिर इनके कब्जे में हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी, हिंदुस्तान का बंटवारा होने के बावजूद भी हमको कोर्टों में केस लड़ने पड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। और ये सारे के सारे मतलब मेरा तो ये एक पार्टी के तौर पे भी कि क्योंकि अब मैंने अभी मंडी में देखा कि बांट दिया गया है कि मान लीजिए मेरा संगठन है, मैं मान लीजिए मैं स्वर्ण समाज की बात करता था, या आज मैंने अपने अधिकारों को लेकर या मैंने अपनी मांगों को लेकर पार्टी बनाई, तो या मैं राजपूत हूं तो जी मैं एक अलग सनातनी हूं, बीजेपी वाले अलग टाइप के सनातनी हैं, कांग्रेस वाले अलग टाइप के सनातनी हैं, ये हिंदू संगठन वाले चलो ये तो बीजेपी में इन्वॉल्व होते हैं सारे के सारे, ये एक ही रंग वाले हैं सारे, ठीक है। तो ये अलग हैं, हम अलग हैं और अलग हैं। इन लोगों ने बंटवारा कर दिया, डिवाइड कर दिया सबको अलग अलग कि भाई ये अलग अलग है। हमने तो ये देखा, और वहीं से मंडी के बाद से हमको ये एहसास हुआ कि ये साजिश है, और ये सनातन की भावनाओं के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र इस हिमाचल प्रदेश में तो नहीं रचा जा रहा है। ऐसा ना हो कि पहले भी हिमाचल प्रदेश कलंकित हुआ है और दोबारा से हिमाचल प्रदेश कलंकित दोबारा से हो, और ऐसा ना हो कि इनके साजिश के पीछे इस हिमाचल प्रदेश जलने की कगार पर आ जाए, क्योंकि तिल्ली छुआने वाला कभी भी पानी की बाल्टी लेकर आग बुझाने नहीं आता, ठीक है। कभी भी वो तिल्ली छुआकर वो भाग जाता है, वो नजर भी नहीं आता कई कोसों दूर तक। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इस हिमाचल प्रदेश को माचिस की तिल्ली छुआएं, उसके बाद कोसों दूर तक दिखाई ना दें, लेकिन उस आग में हमारे हिमाचल प्रदेश के मासूम लोग ना जलें, मासूम परिवार ना जलें, इनोसेंट लोग ना जलें। ये हमारा चिंता का विषय है और पूरे प्रदेश में चिंता का विषय। और मैं तो सरकार को भी बोलना चाहता हूँ और प्रशासनिक अधिकारियों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जरूर इसके ऊपर मंथन करें, चिंतन करें कि कहीं ये सब कुछ, हम मानते हैं, हम भी उसी में शामिल है कि सनातन के लिए होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मतलब सब कुछ होने के बाद, सब कुछ बोलने के बाद, मतलब आप फिर अगर आप उस और कदम बढ़ाते हैं, हिमाचल प्रदेश हमारा है, उसका लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो ना वो भावना है, फिर वो एक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि भावना में लोग करते हैं, लेकिन वो भावना की भी एक सीमा होती है, ठीक है। हमने तो अभी मंडी में भी देखा, मंडी में सब कुछ देखा, मैं तो मंडी में गया था, आपके शायद चैनल ने भी चलाया, मुर्दाबाद के नारे में ठाकुर लगे, राजनीति नहीं चलेगी, राजनीति नहीं चलेगी। तो हमें बड़ा धक्का लगा इस चीज से, मतलब धक्का क्या लगा, लेकिन हम सोचने के ऊपर मजबूर हो कि ये साजिश है, साजिश के तहत अब इस हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की। जी, रुमि जी, इसी के साथ-साथ देखिए ये जो विवाद है, ये अभी कुछ दिनों से गरमाया हुआ है, और ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मस्जिद या किसी भी बिल्डिंग का जो एक निर्माण किया जाता है, वो रातों-रात किया जाता है, ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है। तो अभी ये सब इतना उग्र प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ना भाजपा की बात हो रही है, ना यहाँ पर कांग्रेस की बात हो रही है, बात हो रही है अवैध निर्माण की। अवैध निर्माण भाजपा के समय से भी चले हैं, और
जैसे कि आपने यहाँ पर भाजपा की भी बात की, कांग्रेस की भी बात की, अगर मैं बात करूं तो अनिरुद्ध सिंह जी द्वारा ये मुद्दा जो है काफी बेबाकी से उठाया गया था सदन के अंदर, और ये भी कहा गया था, विक्रमादित्य जी द्वारा एक पोस्ट भी शेयर की गई थी पूर्व मंत्री के ऊपर कि उन्होंने जो है पहले भी एक लेटर दिया था, इसी के साथ साथ जो है जयराम जी ने 12 लाख रुपए दिए थे। बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, यहाँ तक जितना हमारी समझ में आया है, जितना लोग भी समझ पा रहे हैं, इस मुद्दे का अब राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसको लेकर क्या आप सहमत है? मैं आपकी बात से बिल्कुल, मैंने तो अभी वही बात बोली कि अवैध निर्माण की जहां पर बात आती है, ये अवैध निर्माण हुए पूर्व सरकार के समय में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं, कागज बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रही है, जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मीडिया के उससे माध्यम से ये चीजें सामने आ रही। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 12 लाख रुपए दिए। अब मेरे को ये लगता है कि अगर कोई मंत्री या सरकार में बैठे लोग आधिकारिक तौर पर अगर इस बात को कहें मीडिया के माध्यम से, तो मुझे नहीं लगता कि वो बात कहीं तथ्यहीन होगी। उसके पीछे कोई तथ्य होंगे, तभी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के सामने कोई बात रखती है। ठीक है, मतलब बच्चों वाली बात तो कोई भी नहीं करेगा, और सरकार के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो बच्चों वाला काम तो कभी नहीं करेंगे कि हाँ जी आरोप लगा दिया और उसके बाद पीछे हो गए। आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं उन लोगों को भी मैं बोलना चाहता, सब है उसमें, बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, मान लीजिए सब है, ठीक है। लेकिन मेरा उन लोगों से आपके माध्यम से भी ये कहना है कि अगर पूर्व सरकार ने 12 लाख रुपए दिए, उसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? और जिस व्यक्ति ने दिए उसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? उसके घर के बाहर घेराव क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर किसी एक मस्जिद के अधिकारी को इधर से उधर स्थानांतरण करने के लिए अगर पत्र दिए जा रहे हैं कि अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, ठीक है, और उसी मतलब ये सारे के सारे अवैध निर्माणों में 12 लाख रुपए की राशियां दे दी गई, तो ये जांच पड़ताल क्यों नहीं की कि भाई वो अवैध है कि नहीं है? इसका मतलब यही है ना, ये दर्शाता है अंकिता जी कि इसके पीछे साजिश है कि आपने अपने वोट के चक्कर में आपने पहले सपोर्ट दिया, शेल्टर दिया, वोटें बनवाई, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाए, आधार कार्ड बनवाए, बैठने के लिए अनुमतियां दी, ठीक है। जब आपको लगा कि भाई अब ये दोबारा से वोट बैंक खिसक गया, तो अब उस वोट बैंक को दोबारा कैसे खींचा जाए, उसके बाद उसका मुद्दा बना दो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी जो ये इसके पीछे जो सच्चाई है वो ये है कि ये जो 14 सालों में 44 पेशियां हो गई, ये लोग कहाँ सोए हुए थे? ये पूर्व सरकारें कहाँ सोई हुई थी? मैंने तो ये कहा पहले भी, कौन पार्षद था, कौन वहां का विधायक था, कौन वहां का मंत्री था, मान ली कौन मुख्यमंत्री था जिन्होंने उसमें सहभागिता निभाई है, उनके सबके नाम पब्लिकली किए जाने चाहिए, उनको जनता के सामने लाना चाहिए, ताकि ये जो जनता आज बेचारी इमोशनल होकर आज उग्र प्रदर्शन कर रही है, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि भाई ये जो लोग आपके साथ चले हैं, ठीक है, ये दूसरे के खिलाफ तो बोल रहे हैं कि इसको कर दो, ये कर दो, लेकिन उनके अपने लोग जिनके वो झोले उठा के चलते हैं, रोज सुबह जिनके पांव छू के वो अपने मतलब अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, वही लोग उनको सपोर्ट दे रहे हैं, वही लोग उनको धनराशियां दे रहे हैं। तो भाई सबसे पहला विरोध तो उनका है, और उन लोगों को ये बोला जाना चाहिए कि भाई दूसरे का विरोध करने से पहले जिसने ये लेंटर डलवाए, पैसा दिया, एक जगह नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में, भाई उनका विरोध तो शुरू करो। और जिस व्यक्ति ने आवाज उठाई, अनिरुद्ध सिंह का नाम आज गायब कर दिया इन लोगों ने पूरी तरीके से। देखिए मेरा संगठन तो पूरी ताकत के साथ अनिरुद्ध सिंह के साथ खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है क्योंकि बात सत्य असत्य, सही और गलत की है, और बात है सनातन की, कि जिस व्यक्ति ने सनातन के लिए 14 सालों में पहले कोई पैदा नहीं हुआ, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, ना कोई नेता जो सदन के अंदर सनातन की बात कर सके, वो जिस मर्जी विचारधारा से हो, लेकिन एज अ सनातनी जब हम सोचते हैं तो वो सनातनी है। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में उससे बड़ा सनातनी रक्षक कोई हो नहीं सकता। और जब उसने सनातन के पक्ष में बात की है, तो भेड़ियों के बीच में हम अपने सनातनी भाई को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, पूरी ताकत के साथ हम उसके साथ खड़े होंगे। ये जो लोग हैं ये साजिशें कर ले, जो मर्जी कर ले, इन साजिशों का बोलते ना कि वो 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, ठीक है। तो वही हिसाब किताब है कि ये 4 दिन तो अभी ये जिन्होंने भड़काना है वो भड़काएंगे, लेकिन जब असल बात आएगी फिर अंधेरा छा जाएगा चारों तरफ। फिर आप लाइट जला लेना, एलईडी जला लेना, या मोमबत्ती भी लेकर घूमेंगे, फिर आपको ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनके आका है, मुख्य लोग हैं, इनके आका इनको निर्देश कर देंगे। जैसे भी आपने देखा था अंकिता जी
कि अभी जब ये संजौली वाला हुआ तो जो पार्टी विशेष है भाजपा वाले, उन्होंने अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पदाधिकारी बयानबाजी नहीं देगा, चाहे इनका कोई भी पदाधिकारी है। क्यों इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भैया कोई वो नहीं देगा? बोलो ना खुल के, जिस प्रकार से भी ये नारे लगा रहे हैं सड़क के ऊपर, बोलो ना खुलकर, इनके जितने पदाधिकारी हैं, इनके विधायक हैं, इनके पूर्व मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री लगाएं, ठीक है। फिर और जैसे नैना देवी के मंत्री हैं रणधीर शर्मा, वो बोल रहे हैं कि हाँ जी 12 लाख रुपए दिए तो दिए, हमको तो हमारे कौन से दुश्मन है, हमारा तो भाईचारा है। अरे सड़कों पर लोगों को मरवाने के लिए तुम्हारे दुश्मन है, पैसा देने के लिए तुम्हारा भाईचारा है, तय ये कर लो। जमाई अपने आधे से नेताओं के मुस्लिम हैं, ठीक है, सड़कों पर इनोसेंट लोगों को मरवाने के लिए तुमको भावनाएं दिखती हैं, तो कम से कम पहले ये तो तय कर लें कि भाई तुम असली सनातनी हो कि नहीं हो, सनातन के लिए लड़ना है कि भाईचारे के लिए करना है, ये तो तय कर ले पहले ये लोग। सीधे तौर पे मैं तो ये बोलना चाहता हूँ गीता जी। अब जैसे आपने यहाँ पर राजनीति की बात कर दी है, बयानबाजियों की बात कर दी है, तो देखिए रूबी जी, ये जो मुद्दा है ये अब प्रदेश का नहीं रहा है, पूरे देश भर में इसकी चर्चा होने लगी है। बिल्कुल। थोड़े ही दिन पहले जो है हैदराबाद से जो सांसद है असदुद्दीन ओवैसी द्वारा भी एक ट्वीट किया जाता है जिस पर अनिरुद्ध सिंह जी की जो विधानसभा के अंदर की जो वीडियो थी, सदन के अंदर की जो वीडियो थी, वो उठाई जाती है और कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है या फिर भाजपा की सरकार है, ऐसा कुछ करके उन्होंने ट्वीट किया था। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे देखिए, ये तो चलिए वो उनकी सरकार की और आपस में, क्योंकि ये सब एक लोग होते हैं कि पार्टी के लोग होते हैं, लेकिन मेरा तो उसमें चलिए मैं ज्यादा, लेकिन हाँ मैं एज ए राजनीतिक दल, मेरी अपनी पार्टी है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं मोहब्बत की दुकान या नफरत की दुकान, अरे आपने ओवैसी जी, अगर आपने नफरत की दुकान नहीं खोली होती तो ये जमाते ना होती। अगर आपने नफरतों की दुकान खुद खोल के ना रखी होती तो ये कोई लव जिहाद ना हो रहा होता, कोई ट्रांसलेशन जिहाद ना हो रहा होता, कोई लैंड जिहाद ना हो रहा होता, कोई मर्डर जिहाद ना हो रहा होता। ये जो जगह जगह ये हो रहा है, कहीं पर देश विरोधी नारे लगते हैं, कहीं पर कुछ हो रहा होता है, तो उन्होंने मोहब्बत का संदेश तो मुझे लगता नहीं कि हिमाचल प्रदेश से कभी दिया, मतलब देश को कभी दिया हो। हाँ, उनके माध्यम से मैंने जरूर सुना है कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताएंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो जो ये लोग आरोप प्रत्यारोप करने वाले होते हैं एक धर्म के ऊपर, उनकी पूरी की पूरी राजनीति निर्भर करती है उसी के ऊपर, वो काम करते हैं और किसके लिए काम करते हैं सबको पता है, पूरा देश जानता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो आज लोग यहाँ पर नफरतों की दुकान खोल रहे हैं, ठीक है, उनकी माध्यम से मोहब्बत की दुकानें खुलवा रहे हैं ओवैसी जी के माध्यम से जगह जगह। ये सब पूरा देश जानता है। तो रुमित जी, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये अवैध निर्माण का मुद्दा नहीं, अब ये ज्यादा जो है एक समुदाय विशेष का मुद्दा बन चुका है? आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या सोच रखते हैं इसके बारे में? जी देखिए, मैंने इस मुद्दे को लेकर मैंने सबसे पहले कॉल इस हिमाचल प्रदेश में दिया था अंकिता जी, ठीक है। और जहां पर अवैध निर्माण की बात आती है, हमने तो लव जिहाद की बात की, हमने लैंड जिहाद की बात की, ट्रांसलेशन जिहाद की बात की, और जो ये प्रवासी गैर प्रवासी के तौर पर विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश में ये आ रहे हैं, यहाँ पर आकर नाम बदल कर रह रहे हैं, ठीक है। जगह जगह हर जगह पर ये लोग फैल रहे हैं, जगह जगह कहीं पर भी कपड़ा डाल के ये अपना अधिकार जमा लेते हैं। अब जिस प्रकार से ये वक्फ बोर्ड का जिक्र आया, ठीक है, कई जगह पूरे हिमाचल प्रदेश में जितनी जितनी जगहों पर ये जमीनें निकल रही हैं, तो मैंने तो पहले भी कहा था कि ऐसा तो नहीं है हिंदुस्तान बनने के बाद भी मुगल इस देश में रहे हों या उनका साम्राज्य यहाँ पर स्थापित रह गया हो गलती से, वो तो पहले चले गए थे, उनसे आजाद करवाया था इस पूरे के पूरे देश को, इस धरती को, ठीक है। तो उनके 1947 में देश आजाद होने के बाद, पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद, हिंदुस्तान का बंटवारा होने के बाद 1954 में कौन वो लोग थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड का गठन किया? और वक्फ बोर्ड तो पाकिस्तान में बनना चाहिए था, हिंदुस्तान में बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। अगर हिंदुस्तान में बनता तो हिंदू बोर्ड बनता, सनातन बोर्ड बनता, जो औचित्य था, जो सही था, जो बनना चाहिए था, ठीक है। मतलब आपने अपने देश के टुकड़े करके आपने एक सेकुलर देश, आपने एक मुस्लिम देश अलग बना दिया और अपने देश को फिर वो सेकुलर देश रहने दिया, ठीक है। 56 देश मुस्लिम देश हैं, लेकिन हिंदुओं का देश तो एक ही था, भारत,
ठीक है, वहां पर आपने वक्फ बोर्ड बनाया और यहाँ पर कुछ नहीं बनाया, तो ये जो अवैध निर्माण करते हैं, जगह जगह बोलते हैं हमारी जगह, अरे इनकी जगह आई कहाँ? सारी हमारी मलकियत थी, सारी जमीनें हमारी थी। आप ये कहीं 1970 का रिकॉर्ड दिखाते हैं, 1960 का रिकॉर्ड दिखाते हैं, हमें बोलते हैं कि आजादी से पहले का रिकॉर्ड देखो, आजादी से पहले वो जगह किसकी थी? जैसे वो राणा बहादुर सिंह की मिली, हो सकता है अंकिता जी कहीं पर कोई जगह जो इनके कब्जे में वो आपके पुरखों की भी हो, किसी ना किसी के पुरखों की जगह हो, मलकियत मालिकाना हक उनका हो, बाद में इन लोगों ने कब्जा कर लिया हो। प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और जो इनके पास जमीनें हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप आर्मी के कब्जे में दे दो सारी की सारी जगह, देश की आर्मी को दे दो, क्योंकि हमारे आर्मी को ज्यादा जरूरत है इस देश की रक्षा के लिए। लेकिन इन लोगों से वो जमीनें वापस ली जानी चाहिए। और इस देश में सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, वक्फ बोर्ड की आवश्यकता इस देश में कतई भी नहीं है। जी, इसी के साथ-साथ मैं आपको एक वीडियो फिर से दिखाना चाहूँगी। आज सोलन में भी उग्र प्रदर्शन जो है व्यापारियों द्वारा किया गया था, दुकानें बंद रखने का आह्वान भी किया गया था, कुछ जगह दुकानें बंद थी, कुछ नहीं थी। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो रोमित जी, आपने इस वीडियो को मेरे ख्याल से आपने ध्यान से देख ही लिया होगा कि क्या कुछ इसमें वीडियो में देखने को मिला था। इतने ज्यादा लोग थे और एक व्यक्ति पर हमला किया जा रहा था, एक विशेष समुदाय के व्यक्ति पर यह हमला इतने लोगों द्वारा करना, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कितना सही है, कितना गलत है? क्योंकि एक ही को टारगेट किया गया था इसमें। जी देखिए, मेरी तरफ से ये निंदनीय विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए और किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, सबसे मुख्य बात ये है कि इन जो ये लोग हैं, इन लोगों को बसाया किसने? दुकानें किसने दी? सड़क पे तय जारी करने का अवसर किसने दिया? अनुमतियां किसने दी? रहने के लिए कमरे किसने दिए? दुकानदारी करने के लिए दुकानें हम लोग ही तो दे रहे हैं, हमारे लोग ही तो दे रहे हैं। जब इन लोगों को दुकानें दी जाती हैं या इनको कमरे दिए जाते हैं, तब लोग विरोध क्यों नहीं करते? तब लोग ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते? तब तो 2000 पे ज्यादा मिल रहे हैं जी, 4000 पे ज्यादा मिल रहे हैं जी, ले लो, बसा लो, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करने भी आएगा तो भी मना कर देंगे, नहीं नहीं जी हमारे पास नहीं रहता कोई नहीं। ठीक है, गलती हमारे लोगों की है। सबसे पहली, अगर इस तरीके का अगर करना भी है ना, तो उन लोगों के साथ करो जो इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, इन लोगों को कमरे दे रहे हैं, इन लोगों को दुकानें दे रहे हैं। ठीक है, अरे भाई पैसे के लालच में आप अपने प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, 2000 रुपए कम कमा लो, स्थानीय युवा को दुकान दे दो, स्थानीय लोगों को, जरूरतमंदों को अपने घर दे दो, आपको 500-1000 रुपए कम दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है अंकिता जी, रेवेन्यू, जो हमारे प्रदेश का रेवेन्यू है वो हमारे प्रदेश के अंदर घूमना चाहिए। अब जो ये लोग आ रहे हैं, ये हमारे हिमाचल प्रदेश से पैसा कमा के, रेवेन्यू लेके, ये तो हर साल लाखों करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश से बाहर जा रहा है। ठीक है, गलती किसकी? गलती हमारे व्यापारियों की, गलती हमारे लोगों की। उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते? जो लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं उनकी कुटाई भी तो होनी चाहिए ना। मैं तो सरेआम बोलता हूँ, मैंने बोला कि बहिष्कार करो भाई उन लोगों का, क्यों नहीं करते? उन लोगों को सबसे पहले उन लोगों को रोको ना। अगर कोई 2000 रुपए फालतू दे रहा है तो भाई, ये जो मैंने एक मुद्दा उठाया था अंकिता जी, कि अगर इन लोगों को फंडिंग हो रही है, अब हम मुद्दा उठा रहे हैं, इन लोगों को फंडिंग हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, इनके मदरसों से, मस्जिदों से पैसा आ रहा है। अरे भाई, हमारे हिंदू मंदिरों का पैसा हमारे हिंदुओं के लिए क्यों नहीं आ रहा है? अगर हमारे हिंदू लड़के अगर दुकान करना चाहते हैं, हमारे मंदिरों का पैसा क्यों नहीं उनके पास आ रहा है? हमारे मंदिर उनको फंडिंग क्यों नहीं कर रहे? हमारे मंदिरों का पैसा क्यों सरकार के पास जा रहा है? इस बारे में भी तो बात होनी चाहिए ना। ठीक है, अगर हमारे हिमाचल प्रदेश का पैसा हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर ही घूमेगा तो प्रदेश ही तो मजबूत होगा। ये परिस्थितियां तैयार ही नहीं होंगी कि हमको किसी को मारना पड़ेगा या हमको ये इस प्रकार अपने प्रदेश का माहौल खराब करना और नहीं करना, ये हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम पहले समय अब सबको पता चल गया कि भाई ये माहौल है, अगर अब भी सचेत नहीं होंगे और अब फिर से दोबारा से वही गलतियां करेंगे, 2 दिन विरोध करके तीसरे दिन आप फिर अगर उसी चीज में आप जाकर मिल जाओ तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि देखिए, ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जो लोग दुकानें दे रहे हैं भैया, उसकी दुकान बंद करा दो।
उसका विरोध करो, उसको गालियां दो, उसका घर से निकलना बंद करो, ताकि वो आदमी सोचे कि नहीं भाई मैं स्थानीय आदमी को दुकान दूंगा, मैं बाहर के आदमी को दुकान नहीं दूं। आज दुकानें बंद कराने की आवश्यकता तभी तो पड़ रही है क्योंकि बाहर के लोगों को दुकानें दी, दुकानें तो खुद दी, कमरे खुद दिए। जब हम दुकानें नहीं देंगे, जब हम कमरे नहीं देंगे तो आके बसेगा कौन अंकिता जी? सड़क पे थोड़ी बसेगा कोई, ठीक तो है? कुल जब हम मिलाकर देखिए अनुमतियां आप नहीं मिलने देंगे। जी, तो कुल मिलाकर जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके हिंदुत्व की लड़ाई है, अवैध निर्माण की नहीं, क्योंकि आपकी बातों से मुझे यही झलक रहा है। नहीं देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन का नेचुरली है, और देखिए देखिए इलीगल कंस्ट्रक्शन देखिए। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का ही मुद्दा था जो कहीं ना कहीं अब जातियों में बढ़ चुका है, धर्मों में बढ़ चुका बिल्कुल। है, विशेष अब समुदाय के अब लोगों में बढ़ चुका है, हिंदुत्व में बढ़ चुका है। लेकिन जो असल मुद्दा था उसे कहीं ना कहीं प्रदेश की वो जनता गायब भी है। भटक रही है। तो उस पर आप हाँ, क्या कहेंगे, क्योंकि अवैध निर्माण का वो ये गायब मुद्दा है। था, जाति वो समुदाय वो का मुद्दा गायब है। कहाँ से? वो मुद्दा गायब है कि जब जी। इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात है। देखिए अंकिता जी, बात है, आप जब कानून से मांग कर रहे हैं ना, जब आप सरकार से, आप प्रशासन से मांग कर रहे जी आप ये हटाओ, आप ये करो, तो उस चीज के दायरे में आने वाली जो भी चीजें हैं, अगर मान लीजिए हम इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं कि जब अवैध तौर पर मस्जिदें बनी या अवैध तौर पर जब इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी, तो जब उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जब फाइलें खुलेंगी, जब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, फिर तो आटे के साथ गेहूं भी गेहूं वो बोलते क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना ऐसे कुछ कि आटे के साथ वो भी पीसा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ना भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है? गुड़ के साथ आटे के साथ गुड़ भी पीसा जाता है, ठीक है? जी तो जी। जब आटा पीसा जाएगा तो गुड़ भी पीसा जाएगा। जब अवैध कंस्ट्रक्शन टूटेगी तो फिर तो कार्रवाई कई लोगों के ऊपर होगी। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं जो आज बोल रहे हैं ऐसा, तो क्या उन लोगों के साथ खड़े होंगे, उन लोगों के लिए बचाव करेंगे? क्योंकि बात तो हम नहीं उठाई कि भाई तोड़ो 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 तोड़ो। जब अपनों के ऊपर बात आएगी, क्या तब हम अपनों के साथ खड़े होंगे? मेरा भी ठीक है, आपसे यही तो सवाल ये रहने वाला है कि आपकी जो लड़ाई है, मैं औरों की बात नहीं करूंगी, आपकी पार्टी की ही अगर मैं बात करूं, आप हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते हो, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आपकी है। तो आपकी लड़ाई अवैध निर्माण के लिए है या जो लोग बाहर से हिमाचल में बस रहे हैं उनके लिए है? आपकी किस चीज की लड़ाई है? नहीं, हाँ, बिल्कुल अंकिता जी, देखो इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए भी, क्योंकि मैंने खुद बहुत जगह देखा है, कहीं पर भी हरी चादर डालकर वहां पर कब्जा कर लिया जाता है। कुछ समय बाद वहां पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, ठीक है? और हम्म, जहां पर ये लोग इकट्ठा होने लगते हैं, वहां का ये माहौल खराब करने लग जाते हैं, ठीक है? लव जिहाद कोई छोटा मुद्दा नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है? मैं ये जी। नहीं बोलता कि हिमाचल वाले जो कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये जो हम्म, बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, ये लोग अपना नाम बदलकर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हमारे लड़कियों हम्म, को बहकाते हैं, फुसलाते हैं। अभी मेरे पास एक किसी का फ़ोन आया था, मैं आपको बताऊँगा नहीं, ठीक है? मीडिया में चर्चा करने वाला नहीं है, लेकिन उनके साथ भी ऐसा हुआ। वो लड़की को एक उसने फँसाया, उसका कुछ फ़ोटो वीडियो बना लिया, ठीक है? और हम्म, फिर उसको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है? बाहर हम्म, जाके अपने वहाँ पर जाकर वो फ़ोटोज़ वीडियो वायरल करने लग गए, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हम्म, कर दी, लड़की सुसाइड करने के ऊपर आ गई, ठीक है? अब ये क्या हम्म, करते हैं, क्या नहीं करते, क्या जादू टोना करते हैं, तो भगवान ही जाने, ठीक है, कि क्या करते हैं। लेकिन ये जो हिमाचल प्रदेश का माहौल इस प्रकार से जो खराब करते हैं, ये सीरियस मैटर है। ये खुद छोटा मैटर नहीं है, और दूसरा इलीगल कंस्ट्रक्शन जो ये करते हैं, जगह-जगह कब्जे करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है कि इन चीज़ों के हम्म, ऊपर हम लोगों को चिंता करने की बात है। लेकिन बात ये है कि जो ये बाहर से लोग हैं, अगर यहाँ के पुराने बाशिंदे, जो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अगर वो हम्म, इनको शेल्टर करते हैं, तो वो गलत है, ठीक है? उन हम्म, लोगों को, अगर वो यहाँ के सच्चे बाशिंदे हैं और सच में उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर रही हैं, तो उन लोगों को भी फ्रंट लाइन में निकल कर आना पड़ेगा, उन लोगों का विरोध करना पड़ेगा। और जो ये जो लोग बाहर से आके, मैं तो ये कई बोलते जी हमें बदनाम करते, तो मैं बोलता हूँ कि अगर जो बाहर से आकर आपको बदनाम कर रहा है, भाई उनके खिलाफ हल्ला बोलो, उनको यहाँ से हिमाचल प्रदेश उनसे खाली करवाया जाए, ठीक है? नौकरी हम्म, मिले। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की चाहे सड़क है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे रोजगार है, चाहे यहाँ की हवा है, चाहे यहाँ का अनाज है, उस पे पहला अधिकार हिमाचली का है। हिमाचल फर्स्ट, बाकी सब सेकंड, ठीक है? तो जब बात जी। हिमाचली की होगी, तो हिमाचल में जिसकी पीढ़ियाँ रही है, भाई उसको अधिकार मिले हिमाचल प्रदेश में। फिर वो किसी भी हम्म, जाति का हो, किसी धर्म का, वो बात की बात है।
जी। तो आपको नहीं लगता है रोमित जी कि ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसी-ऐसी जगहों पर भी प्रदर्शन देखा गया है, मंडी की खास तौर पर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। मंडी के जो अवैध निर्माण था, उसका शायद ही किसी को पता था मस्जिद के अवैध निर्माण का, लेकिन जब संजौली में ये हुआ, तो उसके बाद कहीं न कहीं हमें ये ज़रूर लगा था कि जो विशेष समुदाय के लोग थे, वो खुद ही आगे आए। उन्होंने कहा कि जो अवैध निर्माण किया गया है, उसे तोड़ा भी जाएगा। कहीं न कहीं हमें लगा था कि मामला शांत हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर मंडी में अवैध निर्माण को लेकर उग्र प्रदर्शन किया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश देखिए किस चीज़ के लिए जाना जाता है? यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, टूरिज़्म यहाँ पर है। ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इस समय यहाँ पर अफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछली रिपोर्ट्स अगर मैं देखूँ, तो वीकेंड अभी था और उतने सैलानी हिमाचल प्रदेश में जी। नहीं आए हैं। इसी वजह से क्योंकि हिमाचल का जो माहौल है तनावपूर्ण होता जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश के टूरिज़्म में भी ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है? लोग डर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अभी आने से। इसको लेकर आप देखिए क्या माहौल कहेंगे? खराब। देखिए नेशनल मीडिया के ऊपर आज पूरा हिमाचल प्रदेश का मुद्दा गरमाया है और हुँ, सही बात कर रही हैं कि देखिए व्यापार के ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा इस बात का कि जब हिमाचल प्रदेश को जलता हुआ दिखाया जाएगा पूरे मीडिया में, तो लोग आकर हुँ, थोड़ी देख रहे हैं, ठीक है? लोग तो जी, मीडिया में देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या माहौल चला है और जब वो माहौल देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का रुख करने की जगह वो किसी और स्टेट में जाएँगे, किसी और जगह वो घूमने के लिए जाएँगे जहाँ से हिमाचल प्रदेश के व्यापारी को सीधे तौर पर नुकसान होने वाला है। और जिस तरीके से मंडी वाला जो मैटर है या मंडी में जो हुआ, देखिए मैं तो इस चीज़ को भी बात मानता हूँ कि कहीं न कहीं ये भी साजिशों का हिस्सा होता है क्योंकि वो बोलते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ठीक है? कि तो हुँ, मतलब पहले मतलब 100 चूहे खा लिए और फिर उसके बाद बता दिए भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? हम ये हुँ, कहते हैं कि इन साजिशों में भी हम लोगों को नहीं फँसना है, अवेयर रहना है। ऐसा ना हो कि एक दीवार घेर कर 100 दीवारें नई खड़ी कर लें, ठीक है? तो इस चीज़ का भी विशेष हम लोगों को ध्यान रखना है कि इल्लीगल मतलब इल्लीगल, टूटना चाहिए तो हुँ, मतलब टूटना चाहिए। ये मतलब हुँ, ये नहीं कि उन लोगों को दीवार तोड़ने के साथ-साथ भाई जो तुम्हारे लोग हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ निकल कर आओ ना। आप लोगों को तो पता है वो कहाँ पर रहते हैं, किसके शेल्टर में रहते हैं, भई निकालो उनको यहाँ से कि भाई तुम्हारी वजह हुँ, से हमारा हिमाचल प्रदेश में हमारा रेपुटेशन खराब हो रहा है, हमारा माहौल खराब हो रहा है, तो भाई उनको निकालो। आप अपने बच्चों हुँ, को यहाँ पर मौका दो। और दूसरी बात कि मंडी में सारा सब कुछ मैं भी उस दिन वहीं था, डीसी साहब ने सारा सब कुछ किया, सीज़ करने के आदेश वहाँ पर दिए, सारा सब कुछ हुँ, हुआ, ठीक है? तो उसके बाद मतलब वहाँ पर नारे लगे, राजनीति नहीं चलेगी, मेरे खिलाफ ही लगे, ठीक है? मुर्दाबाद के नारे भी लगे, राजनीति नहीं चले और राजनीति नहीं चले के नारे वो लगा रहे थे जो राजनीतिक दलों के पिट्ठू हैं और राजनीतिक नेताओं के रोज़ सुबह मत्था टेक के उनका चरणामृत पी के वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ठीक है? हुँ, तो मैंने आपको तभी तो कहा कि ये साजिशों का हिस्सा है, कि ऐसे लोग जो खुद मतलब सुबह उठते सार ही अपने जो आकाओं को पहले उनके चरणों में मत्था टेकते हैं, फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हम तो राधे-राधे बोलते हैं, ठीक है? वो बोलते हैं जय हो नेता की, जय हो नेता की, बस आशीर्वाद बना रहे। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी राजनीति, राजनीति, राजनीति। क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं किसी न किसी साजिश का हिस्सा ये उग्र आंदोलन हो सकते हैं कि जानबूझ के हिमाचल प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा जाए, प्रदेश को हुँ, बदनाम किया जाए, ठीक है? किसके खिलाफ किया जाए, कैसे किया जाए, ये तो यही लोग जानते हैं। लेकिन हमारा ये बोलना है कि हिमाचल प्रदेश किसी साजिशों का शिकार ना हो, ठीक है? हमारा हुँ, सबसे बड़ा चिंतन अपने प्रदेश, अपने देवभूमि के लिए है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि के नाम से ही हम इस हिमाचल प्रदेश के बाशिंदे हैं। हम लोगों को जाना जाता है, चाहे मेरा संगठन देवभूमि क्षत्रिय संगठन है, चाहे मेरी पार्टी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है। मेरे तो हुँ, जिससे मेरा नाम जाना जाता है, मेरे तो दोनों चीज़ों के बीच में देवभूमि का नाम आता है। तो हमारा चिंतन अपने प्रदेश के लिए और अपने प्रदेश के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रहता है और इस चीज़ के विषय के ऊपर हम सोचते हैं, अंकिता जी। जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ लोग जो है, इस मुद्दे की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि आपने अभी बताया कि आप पर भी कई आरोप लगाए गए हैं कि इस मुद्दे की आड़ में राजनीति चमकाई जा रही है। आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? मतलब मेरे ऊपर आरोप लगते हैं कि राजनीति मैं चमका रहा हूँ। अरे अंकिता जी देखिए, मैं आपको मतलब इन शॉर्ट बताता हूँ कि हुँ, कई लोग कई कुछ लिखते हैं, है ना? तो मैं हुँ, आपको मतलब मैं आपको आप कुछ सेकंड्स में बताता हूँ
कि मैंने शुरू से लेके मतलब जब से मैं स्कूल या मैं कॉलेज में था, तो हमने कभी भी किसी के मंच पे हम लोग नहीं चढ़े, नेवर। जी। मतलब लोगों ने हमको बुलाया, आप आओ, हमें नहीं। मतलब हमारा शुरू से रहा कि यार मंच तैयार करेंगे तो अपना करेंगे, चढ़ेंगे तो अपने मंच के ऊपर चढ़े, क्योंकि मंच हमारा है। हमने चाहे पार्टी बनाई, हमने चाहे संगठन बनाया, हमने जितने मर्जी आंदोलन किए, मतलब और लोगों ने आकर अपने चेहरे चमकाए होंगे हमारे साथ, हमने कभी किसी के साथ अपना जाकर चेहरा नहीं चमकाया, हमें जरूरत ही नहीं है। मतलब किसी और के नाम पे राजनीति करने की या किसी के मुद्दे पे और राजनीति करने के लिए हमें अपना नाम या हमारे लिए अपनी पार्टी, हमारा संगठन या हमारे लिए अपने मुद्दे ही बहुत हैं अपने नाम के लिए। और मतलब मेरे लिए तो अगर कोई बोले कि रोमित ठाकुर को राजनीति करने की आवश्यकता है, तो मैं तो सीधे तौर पे अंकिता जी बोलना चाहता हूँ कि कई लोगों की जिंदगियां रोमित ठाकुर को गालियां देते देते उनका नाम चमक रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो बीजेपी वाले बोले या कांग्रेस वाले बोले कि हाँ जी ये राजनीति करता है, तो मैं तो सीधे तौर पे बोलता हूँ कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का मैं रोमित सिंह ठाकुर संस्थापक है। 68 टिकट देने की 68 टिकटें हैं मेरी जेब में, मैं जिस मर्जी को दे सकता हूँ। ये जो लोग हैं, ये जो बोलते हैं राजनीति, इनको इनके अपने आकाओं के रोज उनके जूते पॉलिश करने पड़ेंगे टिकट लेने के लिए, प्रधान की टिकट लेने के लिए भी। ठीक है, ये टिकट मांगने के लिए जूते पॉलिश करते हैं और हम 68 टिकटें अपनी जेब में लेकर चलते हैं, जब मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी, हम जिसकी मर्जी की जेब में टिकट डालकर हम लोग वापिस आ सकते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये बहुत ऐसी जो बातें करते हैं, बहुत निम्न स्तर के, मतलब आप मान के चींटी होती है ना, चींटी, ये इनका स्तर चींटी से भी निम्न होता है जी। जी। तो अब हम चर्चा को समाप्त करने की ओर आ चुके हैं कि क्योंकि समय भी अब काफी कम बचा है हमारे पास। अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अवैध निर्माण को लेकर आगे की आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? किस तरह से आप चीजों को प्लान कर रहे हैं कि आगामी आप सीधे क्या तौर कुछ पे करने वाले देखिए, सीधे तौर पे प्रदेश सरकार को जो हमने मांगे पत्र दिए हैं, और हम अकेला हैं? संगठन है पूरे हिमाचल प्रदेश का, जितना मर्जी आंदोलन चल रहा है, कोई मांग पत्र तो नहीं दे रहा है, कोई सरकार को तो नहीं बोल रहा है। डीसी की 4 बातें सुनकर लोग खुश हो जाते हैं। हम जहां पर जाते हैं, डीसी साहब अपने आप वहां पर खुद चले आते हैं। ठीक है, और प्रदेश की सरकार ने जब बुलाकर हमसे हमारा मांग पत्र लिया है, चाहे वो अवैध निर्माण है, चाहे वो प्रवासियों का मुद्दा है, चाहे वो इलीगल ये जो लोग आ रहे हैं इनकी रजिस्ट्रेशन को लेकर है, सारी की सारी चीजें हैं, इन चीजों को लेकर हमसे लिखित में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया है। और अंकिता जी, बहुत बार अपने मीडिया स्टेटमेंट में मुख्यमंत्री साहब भी बोल रहे हैं, प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी बोल रहे हैं, और जब वो बोल रहे हैं, जब सरकार बोल रही है कि हाँ जी आपके बोलने पर हो भी रहा है, आप देखो कि आपके पास भी नोटिफिकेशन आ गया होगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर भी नोटिस निकल चुके हैं, और दूसरा जो प्रवासी हैं इनकी रजिस्ट्रेशन को लेकर भी नोटिस निकल चुके हैं। जब काम हो रहा है, ठीक है, तो फिर अगर उसके बावजूद हम लोग माहौल खराब करें, तो वो इस हिमाचल प्रदेश में वो बिल्कुल भी हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब करने वाली बात होगी। और अंत में तो मैं बोलना चाहता हूं कि जितने लोग हिंदुत्व सनातन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उन लोगों को, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो कोई भी हैं, मैं उनको सीधे तौर पे मैं बोलना चाहता हूं, अनिरुद्ध सिंह मात्र एक अकेला बंदा है जिसने तुम्हारे सनातन के बारे में, हमारे सनातन के बारे में आवाज उठाई है। अगर सच्चे सनातनी हैं तो अपना थोड़ा सा मुंह का आकार बढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम लिया जाए हर मंच पे, उसका धन्यवाद किया जाए, उसका मनोबल बढ़ाया जाए। और जिन लोगों ने इस अवैध निर्माणों को बनाने में अपनी पूंजी लगाई, अपनी पूंजी नहीं, हम सबकी पूंजी लगाई है सरकार के माध्यम से, उनका खुले मन से विरोध करने का, वो बीजेपी का हो, वो कांग्रेस का हो, वो XYZ कोई भी हो, उसका विरोध करने का जब बात धर्म की आती है, तो धर्म में फिर अपना पराया नहीं होता, क्योंकि धर्म की लड़ाई सबसे पहले अपनों से शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिए थे कि अगर हमें धर्म की लड़ाई लड़नी है, सत्य की लड़ाई लड़नी है, तो आपको अपनों के खिलाफ सबसे पहले युद्ध शुरू करना पड़ेगा। तब अर्जुन ने अपने ताया, चाचा, कौरव जो उसके भाई होते थे, उनके खिलाफ युद्ध शुरू किया था। तो ये जो पार्टी वाले हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं, अगर बीजेपी वालों, अगर तुम्हारे आकाओं ने, अगर तुम्हारे नेताओं ने, और अगर तुम्हारे मतलब तुमको जो शायद तुम्हारा नाम भी नहीं जानते, तुम्हारे नेता, अगर उन्होंने इस अवैध निर्माणों को लेकर तुम सबकी पूरे प्रदेश की जो पूंजी है अगर इनको दी है, तो सबसे पहले उनका विरोध प्रदर्शन, उनके घर को घेरना शुरू करो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कांग्रेस के नेताओं ने भी दिया है, तो भैया कांग्रेस वाले, जिस बंदे ने तुम्हारा नाम किया है उसका धन्यवाद करो,
और जो जिन्होंने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है लीगल कंस्ट्रक्शन में, उनका विरोध प्रदर्शन करना शुरू हुआ। हम तो साहब दोनों को एक तराजू में तोलते हैं अंकिता जी, ठीक है। हम मात्र अनिरुद्ध सिंह के साथ हैं क्योंकि वो सच्चा सनातनी, और सनातनी होने का फर्ज उस बंदे ने अदा किया है, इसलिए संगठन पूरी ताकत के साथ अनिरुद्ध सिंह के साथ इस हिमाचल प्रदेश में खड़ा है, मतलब खड़ा है। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। आगे भी और भी कई मुद्दों को लेकर हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।